तू शक्ति है, तू नारी है, तू गाथा है, तू गीता है, तू सीता है, तू नात में भी बन जाए। नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता हिंद मिरर के इस विंग्स ऑफ करेज के नए संस्करण में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक रही बात अगर विंग्स ऑफ करेज की अगर बात करें, सीरीज की जो हम लोगों ने जो शुरुआत की थी, ये अपने आप में एक अलग बात है कि हमको उस नारी सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम को दिखाना है। और कहाँ की अगर बात कहें, एक नारी का रूप भी बहुत होता है। हमारे घर में अगर माँ की बात कहें तो मेरी माँ भी है, दादी भी है, सासू माँ भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है। लेकिन एक नारी के एक विभिन्न आयाम आज की अगर युग में 21वीं शताब्दी के हम लोग तीसरे दशक में हैं, और जहाँ तक अगर देखें नारी का सशक्तिकरण की बात कहें, उसका आयाम बदल चुका। और ऐसे ही अगर बात करें विंग्स ऑफ करेज, showing everything as far as women empowerment is concerned in every field। ऐसी विंग्स ऑफ करेज की अगर बात कहें तो इशिता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, अपने आप में एक अलग सशक्तिकरण की उस बात को दिखाते हैं। क्योंकि अगर बात कहें समय के साथ साथ में बहुत कुछ बदलाव आया, लेकिन जहाँ तक अगर बदलाव की अगर बात कहें हर फील्ड में आया। लोग अगर मनोचिकित्सक की बात करते हैं तो लोग पहले हम लोग साधु संत के पास जाते थे या झाड़ फूक के पास जाते तो लोग कहते थे इसे कुछ हवा लग गया। लेकिन सही बात है, समय के साथ साथ नहीं, वहाँ कहीं ना कहीं एक मानसिक एक बात थी, जो अवसाद की बात होती थी, डिप्रेशन की बात होती थी, जो आज के युग में वाकई में एवरीबॉडी इज डिप्रेस। लेकिन डिप्रेस का तरीका हो सकता है, मेरे बातचीत के लहजे से भी ये पकड़ रही हूँ कि इनका बात में कहीं ना कुछ 19, 20 या 21 है, कहीं अंदर से भी तो डिप्रेस नहीं है। उस सारे आयाम को भी जानेंगे। और आज की अगर बात कहें तो अपने आप में बायोजन हेल्थ केयर की अगर बात कहें तो सिलीगुड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक नारी सशक्तिकरण के रूप के साथ बैठा हूँ, इशिता अग्रवाल जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने हमारा दिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात है, सब कुछ पे अगर मैं आऊँ तो अगर आज की बात कहें तो मेडिकल फील्ड की भी बात होती है, शिक्षा की भी बात होती है, लेकिन बायोजन हेल्थ केयर की अगर बात करें, लेकिन मैं सबसे पहले तो एक बात पे आना चाहता हूँ। लोग आजकल हेल्थ केयर की बात होती है तो इसको कहते हैं कि मेडिकल फील्ड से है, तो मैं इशिता अग्रवाल जी को डॉक्टर इशिता अग्रवाल क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आमतौर पे अभी थोड़ी देर पहले मेरे कुछ लोगों से डिस्कशन हुई थी, सब नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन जो हकीकत में जिनको लोग एक डॉक्टर के नजरिया से देखते हैं वो नहीं। देखिए, हर कोई सुपर हीरो ना एक डॉक्टर बन के ही वो रूप में सामने नहीं आता है। और रही बात डॉक्टरेट की, तो हमारा जर्नी इज़ लाइक लॉन्ग बैक, पहले से जो हम शुरू करते हैं। तो हमारा स्कूलिंग 10th तक एक कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। फिर हमने मास्टर्स किया। फिर हमने साइकोलॉजी में हमने इंडियन काउंसलिंग सर्विसेज से हमने वहाँ पे किया, बट हमारी डॉक्टरेट फॉर सम रीज़न रह गई थी। अब्रॉड जाना लिखा था पर वो हो नहीं पाया फॉर सम रीज़न, तो इस वजह से। बट हाँ, हम विदाउट द नेम, विदाउट द टाइटल डॉक्टर भी हम लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, एक बात आती है मैम, मैं अब पूरे विस्तार में आपसे तो बात करूंगा। तो जहाँ तक अगर बात कहें कि बायोजन हेल्थ केयर की बात होती है तो कल अब ब्यूटी विद ब्रेन मेरे सामने बैठी हैं, तो आमतौर पे हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं, खासकर के हम पुरुष लोग भी अपनी आवरण के लिए सोचते हैं। देन वी टॉक अबाउट द लेडीज सिटिंग दे आर पर्टिकुलरली डर्माटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट की बात होती है या डेंटिस्ट की बात होती है। लेकिन आपकी अगर बायोजन का आपका पूरा का पूरा स्वरूप अलग है, जो अपने आप में मैं कह सकता हूँ बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी के नया है। एक्चुअली बायोजन है क्या? बायो रीजन हेल्थ केयर, बायो रीजन हो गया। हेल्थ केयर इज नॉट जस्ट अबाउट योर बॉडी, बट हेल्थ ऑल्सो इज अबाउट योर माइंड, अबाउट योर इमोशंस। आप कैसे सोशल इंटरेक्शंस करते हो, आप कैसे मिलते हो लोगों से, क्या बातें करते हो। एक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, जब वो चीज़ों को बहुत ऊपरी तरह से नहीं बल्कि अंदर से भी वो चीज़ों को निकाल कर लाएँ। अब यहाँ साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो साइकियाट्रिस्ट अलग होती है। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, बट हेल्थ इज़ ऑल्सो अबाउट द माइंड, जहाँ पे आज मेंटल हेल्थ, जो हम 10th अक्टूबर को जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। आपने 10 अक्टूबर की बात की, तो 10 अक्टूबर की अगर बात कहें तो मेंटली हेल्थ की बात और पुराने प्यार की बात होती है, जो हम लोग फिल्म के माध्यम से देखते हैं। उस दिन रेखा का जन्मदिन है, और 11 अक्टूबर को अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन की बात है। तो लोग जो जो कुछ अवसाद में हैं,
इट्स अ जोक, लेकिन वो चीज़ है ना, पुराने दिन को याद करना, कॉलेज के लाइफ को याद करना, तो उस अवसाद, उस डिप्रेशन से भी निकलना। लेकिन एक चीज़ है, लोग कहते हैं अगर डिप्रेशन की अगर बात होती है तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या मनोचिकित्सक के पास जाएं। आमतौर पे एक अभी भी हिंदुस्तान में वो धारणा है, उसका माथा सर ब्रेन खराब है, उसका माथा खराब है, वह थोड़ा बहुत पागल है। उस भावना से और उस धारणा से हम लोग कितना, आप लोग लोगों को निकालने में सफल हुए? देखिए, ब्रेन किसी का भी खराब नहीं होता है। हम सब आए हैं यहाँ इस धरती में एक पर्पस के साथ। हम जब अपनी माँ के कोख में थे ड्यूरिंग हर 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम कहते हैं कि उस टाइम पे जब एक बच्चा अंदर वूम में जब वो पल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में जब उसका ब्रेन डेवलप होता है, साथ ही साथ उसकी फिंगरप्रिंट्स भी कार्व की जाती हैं। तो यहाँ हम बायो रीजन हेल्थ केयर में हम वही करते हैं। हम उस इंसान की फिंगरप्रिंट्स को हम डिपॉजिट करते हैं, वो कोई भी उम्र का हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर टू एनी एज ग्रुप, एनी एज ग्रुप, जितना भी बूढ़ा हो, जवान हो, अडल्ट, टीनेजर्स, एनी एज ग्रुप, वी टेक योर फिंगरप्रिंट्स और फिर हम बताते हैं कि आपके अंदर क्या आपका स्ट्रेंथ्स है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, आप क्या कर सकते हैं और अच्छा, आप किस बिजनेस में निवेश कर सकते हैं, प्लस आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी। आज हम ये सब हैवी वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम पहले कभी भी ये सब शब्द शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, राइट? तो अब हम ये सब जब वर्ड सुनते हैं तो लगता है कि उसको डिप्रेशन नहीं भी होगा ना, हम बोलेंगे अरे उसको डिप्रेशन है, उससे बात कम करो, वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है। ठीक है, ओवर थिंकर हम सब हो सकते हैं, हम सबके लाइफ में स्ट्रेस है, बट किस हद तक वो स्ट्रेस है और हमें कितना इफेक्ट कर रहा है वो जानना ज़रूरी है हमें। तो आमतौर पे जिस तरह से आप कहती हैं कि हम लोग हाथ की रेखा की बात करते हैं, हस्त रेखा की बात करते हैं, ज्योतिष ज्ञान की बात करते हैं, तो इन टुडे वर्ल्ड यू कैन सी इन द 21st सेंचुरी यू आल्सो जस्ट एस्ट्रोलॉजर। नो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट हाँ, हम हाथ की रेखाओं से डील नहीं करते, हम डील करते हैं आपके फिंगरप्रिंट से, आपकी डर्मेटोग्लाइफिक्स पैटर्न से। डर्मा क्या हो गया? हमारा स्किन हो गया। ग्लाइफिक्स क्या होती है? कार्विंग्स होती हैं जो हमारी फिंगर की टिप्स पे होती है। तो ये हमारी जीवन की कभी भी चेंज नहीं होती है। आपकी, मेरी, हम सबके पास, जिनके पास भी ब्रेन है, हम सबके पास फिंगरप्रिंट्स हैं और ये फिंगरप्रिंट्स कभी भी चेंज नहीं होनी। ये हमारी यूनिक कैपेबिलिटी है, ये हमारे यूनिकनेस है, ये हमारा पोटेंशियल है और इसी को हम बायो रीजन हेल्थ केयर में हम निकाल के लोगों के सामने लेकर आते हैं कि देखिए ये आपके अंदर ऑलरेडी है, ये भगवान का देन है आपके अंदर। आज हम बोलते हैं ना, बच्चा अगर चलो मैथ्स में अच्छा नहीं है या वो लिखना कम चाहता है तो उसका भी रीज़न है, मे बी वो बाय बर्थ है। तो अगर आप ये जितना जल्दी जान जाते हो, वी से ना देयर इज अ डेवलपिंग एज, 0 to 8 years इज एन एज, जब आप बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हो आप सिखा सकते हो। कोई नया फॉरेन लैंग्वेज है, उस टाइम पे जैसे एक कुम्हार बोलते हैं ना कि वो एक मिट्टी को शेप देता है, एक घड़ा बनाता है, तो सिमिलरली हम उस बच्चे को भी वैसे ही मोल्ड कर सकते हैं जब हम उसके पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं उसके फिंगरप्रिंट्स के आधार पर। अच्छा मैम, एक बात आती है, हमारे दर्शक भी जैसे जानना चाहते हैं, बच्चे की बात हो रही है, लेकिन आज की डेट में वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। एवरीबडी, क्योंकि पहले की बात होती तो एक पूरा भरा पूरा परिवार होता था, समय के साथ साथ बदलाव हो गया, तो लोग डिप्रेस हैं। मिडिल एज की बात कहें या यंग एज की बात कहें, आई एम टॉकिंग फ्रॉम 25 to 50, तो उन लोगों के लिए भी आपका क्या उपाय है? क्योंकि बच्चे को जब तक गार्जियन, पेरेंट्स एंड द वर्ल्ड दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर, देन हाउ आर गोइंग टू प्रिपेयर नरिश दैट चाइल्ड? देखिए, सबसे पहले खुद का हेल्दी माइंड एंड बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ही वो दुनिया की भाग दौड़ में ऐसे लगे हुए हैं ना कि उसका बेटा यहाँ जा रहा है, डांस क्लास जा रहा है, वो ये क्लास जा रहा है, मैं अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहा हूँ या पा रही हूँ। हम टाइम नहीं देते, मतलब टू ब्लेम सोसाइटी, पॉम्प एंड शो इतना ज़्यादा देखा देखी हो गया है कि लोग उस भाग दौड़ में एकदम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। लोगों को वहाँ से निकलना नहीं आ रहा। अपने लाइफ को थोड़ा रोकिए, टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, बैलेंस रखिए अपने लाइफ में, क्योंकि आप जब संतुलन में रहोगे ना, देन ओनली यू विल रेज अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड, जो कि आपके खुद के घर में पल रहा है। अब आजकल बच्चे ही कितने होते हैं, एक या दो,
ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? उससे ज़्यादा आजकल कोई करना नहीं चाहता। इनफैक्ट एक हो गया तो बोलते हैं कि नहीं बस हो गया। बट क्या होता है ना, वो सिबलिंग का भी असर बहुत होता है। जब बच्चे आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं, व्हेन द पेरेंट इज़ नॉट मेंटली अवेलेबल या फिज़िकली अवेलेबल, वो खुद कमाने की भाग-दौड़ में लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, स्कूल में हैं, जॉब है, ऑफ़िस है, कॉर्पोरेट है, या मम्मी ज़्यादा बाहर निकलती है घूमने-फिरने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो क्या बच्चे को एडिक्वेट टाइम नहीं दे पा रही हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न जहाँ पे बच्चे बहुत लेफ्ट आउट फ़ील करते हैं। स्कूल से आते तो उनके पास कोई होता ही नहीं है बात करने को। घर में दादी माँ, दादाजी कोई रहता नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली वहीं पे तो वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, कि आस-पास में उसको वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण नहीं मिल रहा है। जभी भी हो तो वो बच्चा स्क्रीन में बैठ जा रहा है आके, वो खाना नहीं खा रहा है, उसको मेड ने सर्व किया, वो जो खाया, खाया, नहीं खाया छोड़ दिया। तो ये जॉइंट फैमिली में पहले हम ये वर्ड सुनते ही नहीं थे एक्चुअली। इसमें हम इस जो हम लोगों में जो बात चल रही है उसके ऊपर आगे आऊँगा, लेकिन पहले मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इशिता जी से बात करना चाहता हूँ। 1988 बॉर्न, क्योंकि आमतौर पे अगर 21वीं शताब्दी की बात कहें तो हम लोग सब खुले विचार के, कोई अपना उम्र नहीं छिपाता, जो है सो है। तो 88 बॉर्न, और 88 अपने आप में बहुत खासियत, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात कहें तो भारतीय संविधान में वो बदलाव आया कि 18 साल को वोटिंग राइट दिया जाएगा। उससे पहले 21 साल तक के थे, लेकिन 1988 में ही ये रूल आया, ये बिल आया कि यूथ अंडर फ्रॉम 18 they are going to give vote and they have the voting right। और ये अपने आप में बहुत खर्च है। उस साल भी, और उस साल की अगर बात कहें तो गोल्डन ग्लैम की अगर बात कहें तो हम लोगों ने देखा था आपका स्टेफी ग्राफ को, उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, साथ में ओलंपिक भी जीता। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 1988 की बात कहें तो उस समय के यूथ 1 2 3 4 गीत अभी भी गाते हैं। वो अपनी क़यामत से क़यामत तक मूवी की अगर बात कहें तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी बात कहें तो एक उभरता हुआ भारत आ रहा था। और आपका जन्म घर में जिस तरह के, जिसके परिवार में हुआ, सक्षम था, सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ है, एक लड़की होने के नाते उस समय भी अगर बात कहें 12 साल नेक्स्ट मिलेनियम का था, तो घर का कैसा माहौल था कि लड़की की आमतौर पे एक चीज़ देखा जाता है, लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, उसको शादी नहीं। तो उस फैमिली माहौल को, आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि आज जो इशिता अग्रवाल मेरे साथ बैठी है तो जाहिर सी बात है उसपे फैमिली का बहुत बड़ा योगदान। एब्सोल्युटली, मैं ये सारा श्रेय अपने पेरेंट्स को और शादी के बाद देखिए अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, शादी से ठीक पहले मैंने बायो रीजन हेल्थ केयर फॉर्म किया था मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर, वेयरइन आई एम सर्विंग एज अ डायरेक्टर। बट हाँ, जैसे हम पले बड़े तो हम 3 सिबलिंग्स हैं। मेरी बड़ी दीदी है, छोटा भाई है। पर मम्मी पापा के साथ हमेशा ऐसा रहा है कि मम्मी हमेशा हाउसवाइफ रही हैं। सबका टिफ़िन बनाना, सुबह उठकर वही सिंपल दिनचर्या, संडे हमारा वो तैयार करना, शैम्पू होता था, बालों में तेल लगाना एंड एवरीथिंग। पापा ऐसे रहे हैं जो बाहर हमेशा सँभाला है उन्होंने, बट हम पढ़ाई को लेके ना, उनकी वजह से ही शायद वो स्पार्क हमारे अंदर आई है। क्योंकि पापा सेंट जोसेफ्स माटीगरा से पढ़े हुए हैं एंड उस समय बॉयज़ स्कूल था सेंट जोसेफ्स माटीगरा, एंड देयर वर ओनली हार्डली 9 बॉयज़ इन हिज क्लास, बाकी सब गर्ल्स ही थी। एंड पापा जानते हैं कि एजुकेशन का क्या महत्व है और रहेगा आगे जब हमारे बच्चे बड़े होंगे। तो हमेशा सुबह 5 बजे हमें उठा देना। हम ठंड के टाइम में अगर नहीं उठ रहे हैं तो पंखा चला देना, और अगर गर्मी के टाइम में हम अगर नहीं उठ रहे हैं तो फिर है ना पंखा ऑफ कर देना। तो वो कहीं न कहीं छटपटाहट होती है। और हमेशा ना यही एक लाइन मुझे आज भी याद आता है, जो पापा कहते थे, मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो हम हमेशा, हम लेट नाइट तो नहीं पढ़ते थे, बट हम अर्ली मॉर्निंग, हम तीनों बच्चों का ऐसा था, हम अपनी-अपनी चौकियाँ लगाकर हम वहाँ बैठ जाते थे सुबह-सुबह पढ़ने के लिए, कि स्कूल जाने से पहले हम वो कंटेंट हो, वो पढ़ाई हो, हम रिविज़न करें और हम सारा, हाँ, हम करके जाएँ, मतलब वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द डे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पापा के वजह से ही हमारे अंदर वो आई है, और मम्मी का अगर सपोर्ट नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता। कहीं न कहीं अगर बात कहें, मैं अक्सर कहता हूँ गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान, माँ के पैरों तले मिले हर आंगन भगवान। क्योंकि आज जो भी हूँ मैं माँ की वजह से हूँ, या हम लोग हैं जितने भी हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि
पापा भी ज़रूरी हैं, माँ भी ज़रूरी, लेकिन घर और बाहर दोनों एक दूसरे के प्लेटफ़ॉर्म। मैम एक बात आता है, इसी फ़ील्ड में आते-आते आपने इस फ़ील्ड में ज़ाहिर-सी बात है एक बच्चे में तो कोई उस समय जब न्यूक्लियर फ़ैमिली आ गया तो गार्जियन का प्रेशर नहीं होता था। पहले देखा जाता था कि बेटा है, या तो बिज़नेस सँभालेगा या ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में है तो सीए बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। कभी-कभी गार्जियन का भी एक उनका भी एक पसंद होता था, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल फ़ील्ड की बात है वो सब। लेकिन इस फ़ील्ड में या इस जगह पे आपको क्या मोटिवेट किया या किस तरह की इच्छा हुई? क्योंकि आम तौर पे अगर देखा जाए तो सिलीगुड़ी में गिनी-चुनी उँगलियों में है इस फ़ील्ड की बात। एंटायर नॉर्थ बंगाल क्या, मैं नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर सकता हूँ। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं कि मुझे क्या मोटिवेट किया, तो वो ऐसा रहा है कि हमेशा से बिफ़ोर माई 12 जब मैंने बोर्ड्स दिया, तो मुझे हमेशा से ये ख्वाहिश होती थी, मैं हमेशा भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के ये कहती थी, भगवान मुझे ना सिलीगुड़ी से बाहर भेज देना पढ़ने के लिए। बिकॉज़ कहीं न कहीं मन में ऐसा था कि सिलीगुड़ी में उतना एक्सपोज़र नहीं है पढ़ाई को लेकर आगे फर्दर स्टडीज़, क्योंकि मेरे स्कूल में 10th तक था उस टाइम पर। फिर मुझे 11-12 मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। तब वो जो स्पार्क था ना मेरे अंदर, वो 11-12 को मैं टॉपर रही क्लास में। फिर उसके बाद विदाउट एनी सीट के पैसे दिए हुए, मतलब होता है ना कि अपनी हमें काबिलियत से। हमें एग्ज़ैक्टली हमें वो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया और मैंने वो पास करके मैंने यूनिवर्सिटी पे एडमिशन मेरा दाखिला हुआ। और बहुत खुशी हुई कि हाँ, पापा भी एग्री कर गए मुझे बाहर भेजने को। तो वो चीज़ रंग लाई वो दिन। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन, मास्टर्स ऑफ साइंस में सब कुछ किया उधर ही बाहर। और इन माय यूनिवर्सिटी, लाइक उस वक़्त 180 से ज़्यादा कोर्सेज़ ऑफर्ड थे मेरी यूनिवर्सिटी में उस वक़्त। आज 300 प्लस से ज़्यादा है वहीं उसी यूनिवर्सिटी में। किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? एमिटी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, नोएडा में। तो सेक्टर 125 में मैं वहाँ थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स वहीं से किया। तो उसी दौरान मतलब जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ, तो कंपनी आती है कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, तो आई वाज़ द वन जो सबसे पहले कंपनी ने मुझे पिकअप किया अमंग्स द 180 प्लस कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड। एंड जब मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल्स में, मैंने पैन फोर्टिस हॉस्पिटल्स के साथ काम किया। इनफैक्ट फोर्टिस मुंबई में भी मेरा रिलोकेशन हुआ एक बार। तो मेरी एक्सपीरियंस के थ्रू से मुझे ऐसा लगा आई एम देयर टू सर्व द मैनकाइंड। मुझे लोग जब खुश होते थे ना, मुझे वो उतनी दुगनी खुशी मिलती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था यही प्रोफ़ेशन, यही जगह, यही रोल मुझे आगे निभाना है। मैम एक बात है कि विंग्स ऑफ करेज की बात हो रही है, वी आर टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन जिस तरह से आपको 180 कोर्स दिया और फिर हर जगह आप फोर्टिस के पैन इंडिया की बात कहें तो उस तरह से, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं एक पुरुष होके बोल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं उस तरह से कुछ प्रॉब्लम भी आप फेस की, या कुछ पुरुष में मैं अभी भी खुद बोलता हूँ कि पुरुष में एक जो savvy टाइप की वो कैसे? लेडी आगे कैसे? और जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं उसमें अधिकतर देखा जाता था कि कुछ नया था तो महिला कैसे? तो आप अपने आप को एडजस्ट कैसे की, या आपको सपोर्ट आपके एंटायर कलीग उनका कैसा मिला? दिस क्वेश्चंस मैटर्स अ लॉट। देखिए, सपोर्ट तो मुझे सब लोगों का मिला बाय गॉड्स ग्रेस। मेरी ज़िंदगी में आई थिंक आस-पास जितने भी लोग थे, मुझे सब अपलिफ्ट करने वाले थे। और जो नहीं थे ना, वो अपने आप ऐसा लगा कि वो साइड होते गए। बिल्कुल ऐसा रहा है मेरा लाइफ। और पेरेंट्स, मतलब पापा ने मुझे पहले बाहर भेजने का भी सोचा था कि आइल्स का एग्ज़ाम दे लो। मैंने वो भी दिया बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, सारे मेरी क्रैक हो गए थे डील्स, सब कुछ हो गया था वहाँ पर। उसके बाद जब मैंने फोर्टिस में गई तो वहाँ मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर मेल। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर मेल एंड दे ट्रीटेड अस सो वेल। मतलब जैसे बिल्कुल अपनी फैमिली मेंबर को हम कभी ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वैसा कल्चर रहा है हमारा वर्क कल्चर भी। और मेरे बॉस रहे थे क्लिनिकल रिसर्च में, डॉक्टर वेंकटेश पोनेमोने। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे आज यहाँ पहुँचाने में, जो आज मैं हूँ। जिस तरह से वो समझाते थे, क्योंकि देखिए वो किताबी दुनिया अलग होती है, पर जब हम जॉब करने निकलते हैं द लाइफ इज़ डिफरेंट। प्लस फिर हम अलग से रहते हैं, भले एक रेंटेड फ्लैट लेके आज अकेली लड़की रहना, तो उस टाइम में वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। सेफ्टी इश्यूज़ भी होता है कहीं न कहीं। नोएडा, गुड़गाँव जैसे जगह में लोग इतना उसको हाइपर टेक कर देते हैं कि इट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ यू एंड टाइम से आना हॉस्पिटल, टाइम से घर जाना, और वैसा आमतौर पे वाला। जैसे हम लोग देखते थे न्यूज़ में आता है, एक भय वाला माहौल तो गार्जियन के प्रति भी यहाँ रहेगा। डर जाते थे पेरेंट्स लिटरली। कभी-कभी हमारी फ़ोन पे जैसे बात होती थी, तो ठीक है ना, ठीक है, टाइम से आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, बस इतना अपडेट लेते थे। बाकी हाँ, ठीक है, हम लोग अपने-अपने काम में लगे हुए। वो चीज़ रहता है फॉर अ लेडी। इनफैक्ट आज भी अगर बोलो हम सेफ्टी इश्यूज़ के लिए बोलो, तो वो भी
है कहीं ना कहीं विमेन के लिए कि हमारे घर पे भी हस्बैंड को हो या पापा को हो, ससुर जी को, किनको भी ऐसे लगता है कि ठीक है बच्चे अगर घर से बाहर निकल रहे तो टाइम से आ जाए, भले वो बेटा हो चाहे बेटी हो। वो हम सब हमारे सोच पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। मैम एक बात, मैं अब आपके पर्सनल लाइफ पे आता हूँ, ज़्यादा पर्सनल नहीं। अगर बात कहें तो आपके हस्बैंड का एक सपोर्ट, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बिफोर मैरिज ही आपने अपना एक फर्म को बात कहें तो इस इंस्टीट्यूट को आपने शुरू किया, तो बेसिकली जिस तरह से आप कहें तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ लव मैरिज। या दैट इज, तो उनका एक सपोर्ट होता है कि आमतौर पे एक देखते हैं वो अभी बिजनेस में है और बहुत अच्छी तरह से, एक सिलीगुड़ी के भी नहीं, वो तो पूरा नॉर्थ ईस्ट के भी एक ब्रांड हो गए, लेकिन उनका सपोर्ट ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारे दर्शक को भी जानना चाहिए, खास करके महिलाओं और पुरुष को, क्योंकि एक होता है डिफरेंट फील्ड और एक साथ एक दूसरे को चलना नहीं, वो अच्छा तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ उनके बारे में बताएं और इस सपोर्ट को लेके जो आज इस मुकाम पे हैं, तो मानना पड़ेगा कि पीछे उन्हीं का हाथ था कुछ हद तक। ज़रूर, ज़रूर उनका हाथ था और आज भी है, जिस वज़ह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ इस मुकाम में। क्योंकि हमारी जब ये इट्स लव मैरिज, तो शादी के पहले जभी भी हमारी बात-वात होती थी तो उनको हमेशा था कि ये क्लियर था माइंड में कि ये इतना पढ़ लिख कर आई है, तो इसे या तो कुछ काम करना ही है। और मैंने वहाँ जो भी जितनी टाइप की सर्जरीज़, फोर्टिस में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशंस भी किए हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग किए हैं, क्लिनिकल रिसर्च में थी मैं, एमिटी में मेन बायोटेक्नोलॉजी लैब में थी मैं, आई वाज द ओनली पर्सन। तो मतलब हाथ इतना साफ रहा है हमेशा इन सब काम के प्रति। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो टाइम है ना, मैं उस चीज़ को ले लूँ, मैं जितना काम सीख सकूँ मैं सीख लूँ, क्योंकि ये एक्सपोजर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे वापस वहाँ नहीं मिलेगा सिलीगुड़ी में। और हम लोगों का बॉन्ड होता है कॉर्पोरेट में कि 2 साल का एक डीड है वो साइन किया हुआ है। तो मैंने जितना मेहनत करना था, सुबह देखो रात देखो, जब भी कॉल आया हम काम पे निकल गए, वैसा था हमारा वर्क कल्चर। तो हमेशा से मैं इनको बोलती थी कि मैं हमेशा वर्किंग ही रहना चाहती हूँ। मुझे आज भी घर का काम से ज़्यादा, हम सभी करते हैं, आई एम अ मदर ऑल्सो, मैं घर का काम भी करती हूँ, बच्चे को भी देख रही हूँ, क्लिनिक भी आ रही हूँ यहाँ पे। तो हम सब कुछ करते हैं, बट फिर इनका हाथ इतना स्ट्रांग रहा है हमेशा बैकअप के लिए कि कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया इन्होंने। अच्छा मैम एक बात आती है, जिस तरह से अगर एक मैसेज आता है, जैसे हम लोगों ने काम किया, जैसे आपने बोला कि हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, आप भी उसी तरह के सपोर्ट, एक जो आज के युग की अगर बात कहें तो पुरुष में भी एक अहम है, वर्किंग वुमेन में भी एक अहम आ गया है, जो परिवार का टूट का कारण है। जैसे आए दिन हम लोग देखते हैं, आसपास में देखते हैं कि एक ईगो वाला बात आता है। देन एज ए लेडी, एज ए वुमन एम्पावरमेंट, और इतनी अच्छी आप आपका बिजनेस एम्पायर करना और लोगों को एक अच्छी तरह से आप समझाती है, तो क्या मैसेज देती थी, वाई आज परिवार टूट रहा है और क्यों टूट रहा है? क्योंकि कहते हैं कि एक को झुकना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट रहता है, दोनों से, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखें टूट तो परिवार ही रहा है। टूट परिवार रहा है, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आपस में देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि हस्बैंड वाइफ है, नेम सेक है साथ में। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो हमारा बनता नहीं है आपस में, वो मुझे टाइम नहीं दे रहे। ये सेम प्रॉब्लम अगर आप उसके हस्बैंड को पूछोगे अलग से तो वो भी यही बोलेंगे कि बीवी मुझे टाइम नहीं दे रही है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, आप टाइम नहीं दे रहे हो ये बात आप दोनों को पता है, पर आप जब काम से आते हो घर, ठीक है वाइफ वेट कर रही है, खाना वाना लगाएंगी करेंगी, तो सब अपने अपने मोबाइल में लेके वो बेड में जब बैठते हैं ना, वो आधा घंटा 1 घंटा वो मोबाइल स्क्रॉलिंग करते करते सो जाते हैं। ये नहीं कि अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बात करे, कुछ डिस्कस करे, कैसा रहा दिन, क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या प्लान है, बच्चों के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन टाइम एडिक्शन प्लस वर्कलोड, मतलब वो कमाने की ऐसी होड़ हो गई है ना कि इतना अगर नहीं कमाया तो मतलब कैसे चलेगा घर। मतलब प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोनलीनेस है, मतलब अपने ही अंदर अंदर हम कुछ और ही सोच लेते हैं। कभी कोई खाना छोड़कर चला गया, क्लाइंट्स के बहुत सारे इश्यूज इस तरह के रहे हैं कि आपस में बात नहीं, साथ में रह रहे हैं नाम के लिए, ठीक है। और अभी हम देखते हैं इतना हाई अलार्मिंग रेट ऑफ डाइवोर्स हो रहा है जगह जगह। बट इट इज ऑल अबाउट द कंपैटिबिलिटी। क्या हम वो पहले वाले दिन याद कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को टाइम देते थे, एक फोन कॉल पे हम एक दूसरे से मिलने चले जाते थे, राइट? हम वो एक गुलाब देकर भी हम वो एक
प्रपोजल देते थे आगे। पर आज वही गुलाब का गुलदस्ता हम ऐसे सजा पड़ा रहता है, वो सूखता रहता है, बट वी आर नॉट केयरिंग कि क्या है उसका मायने, क्या है वो छोटी छोटी चीजें, लिटिल लिटिल हैप्पीनेस अगर हम वो देखने लग जाए ना लाइफ में, तो हमारा लाइफ उसी तरह से खिलता रहेगा। बिल्कुल। गुलाब की बात हुई है तो आज 5 तारीख है और बात हो रही है 7 से, तो सब कुछ शुरू हो जाएगा, वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाएगा, चॉकलेट की बात होगी, गुलाब की बात होगी, रोजेस की बात होगी, हग की बात होगी, एक बॉन्डिंग की बात होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंटाइन वीक। उससे 2 दिन पहले आज जो हम लोगों ने 5 फरवरी को जो ये हम लोग विंग्स ऑफ करेज की बात कर रहे हैं, तो मैम एक बात आती है, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग, लेकिन अब यहाँ पे मुझे आपका एक मदद भी कह सकते हैं, हेल्प चाहिए फॉर माई, इंक्लूडिंग मेरे ऊपर। वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं खो रही है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, जरूरी है, बट इन माई व्यू वी कैन से शेक्सपियर ने कहा था मनी इज ऑल थिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन एवरीथिंग और ऑल थिंग में थोड़ा सा थिन पतला सा लाइन है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। बच्चे को भी देखना, आजकल एक मेंटली प्रेशर भी आ जा रहा है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से, तो आम तौर पे अगर मान लीजिए जैसे आपके पास एक बच्चा, उसकी माँ, उसके पिताजी अगर आते हैं, तो तीनों जन का एक आज की डेट में अगर बहें बात कहें तो क्या ज्वलन मुद्दा है, किसके लिए वो बहुत जरूरी है कि हर चीज आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, दैट इज कॉमन। मेरे पास सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं, अगर मैं बोलूँ तो सबसे छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनको पता है, तो वो काफ़ी बार गूगल करके भी आते हैं कि अरे DMIT सिलीगुड़ी में भी है ऐसा, तो आपने हमारा चलो फेयर बचा लिया दिल्ली मुंबई कहीं जाने का। तो बच्चों के बारे में जब हम छोटे एज से ही जानते हैं, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, हम सबका लर्निंग का स्टाइल एक अलग अलग होता है, हम वो जान सकते हैं। कोई बच्चा देखकर जल्दी सीखता है, जब मैम बोर्ड में लिखती है, कोई सुनकर सीखता है, कोई बोलता है मम्मा मुझे दो, मैं करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मुझे आ जाएगा। तो सबका अपना अपना एक क्वोशंट लेवल्स होता है, अडल्ट टीनेजर्स का इमोशनल क्वोशंट होता है, एडवर्सिटी क्वोशंट होता है। कोई विपरीत परिस्थिति में आपका दिमाग कैसे कब क्या रिएक्ट करेगा, आप कैसे सोचते हो, आपकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, मतलब हम वो बताते हैं। जरूरी नहीं कि मैं दूसरे के अनुरूप की सोचूं, मेरा सोच भी सही हो सकता है, उसके एग्जैक्ट नजरिए में भले ना, भले अलग हो, राइट। तो हम वो सब बताते हैं। आपकी ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है कि राइट ब्रेन डोमिनेंट है, दोनों ब्रेन की अलग अलग फंक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो क्या है आपको उससे हम रूबरू करवाते हैं। प्लस जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो हम बताते हैं कि हमारे पास 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं, जो कि डॉक्टर होवर्ड गार्डनर के थ्रू से हमें ले किया गया है, ये साइंस है। एंड ये जो हम फिंगरप्रिंट्स का जो टेस्ट करते हैं, दिस इज़ फॉर ऑल एज ग्रुप्स। हमारे पास सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं, मैंने बताया छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे। फिर मेंटल हेल्थ, आजकल ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बच्चे पढ़ाई में अगर उतना मार्क्स नहीं ला रहे, इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। हम डॉक्टर्स हैं, तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर होना चाहिए, हो सकता है वो अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, वो अच्छा फुटबॉलर हो सकता है, वो स्विमर हो सकता आज है, की डेट में स्कोप भी बहुत ज्यादा है हर फील्ड की। वो इंजीनियरिंग कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो भी डॉक्टर बने। वो प्रेशर के तले, मतलब पेरेंट्स ने कहीं न कहीं काफ़ी हद तक गलती पेरेंट्स की भी होती है, काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग लैक होती है, वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस वहाँ आ जाता है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं या बोलते हैं बच्चा पढ़ता तो इतना देर है और वो लिख नहीं पा रहा है एग्ज़ाम में, तो उसका कारण क्या है? उसका लर्निंग स्टाइल क्या है? क्या आपने जाना? क्या आपने कभी कोशिश की समझने की? एक फिर बड़े आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 2 साल इस कंपनी में काम किया, पर हमें वो मज़ा, वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा मुझे है। खुद नहीं मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, मतलब कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है ना, और इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपकी थाली में इतना कुछ परोस दिया जाएगा, अब लेकिन आप, भूखे हैं। हाँ, पर आप फिर भी भूखे हो, आप सोचोगे अब क्या खाऊँ मैं, सबसे पहले क्या खाऊँ? वो वाली चीज़ हो जाती है ना। और फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ होने लग गए हैं आजकल बहुत ज़्यादा। इसमें कॉर्पोरेट्स में हमें पता नहीं है हम कौन-सा स्ट्रीम चूज़ करें, बच्चों को आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसे मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप कॉमर्स कर रहे हैं, तो मैं भी कॉमर्स करूँगा। तो आप अपने अंदर का वो दिया जलाओ, आप अपने आप को जानो, भगवान आपके अंदर क्या वो चीज़ देकर भेजे हैं, जो सबसे अच्छा है आपके अंदर। जब आप वो जान जाते हो ना, आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है। और प्लीज़ मैं पेरेंट्स को भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगी थ्रू हिंद मिरर, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म टुडे, कि आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप प्रेशर ना दें अपने बच्चों को, क्योंकि
पेरेंट्स के अंदर ना बहुत ऐसा होता है कि मैं जो नहीं कर पाया मेरा बच्चा वो करके दिखाए। उनका एक सपना है कि एक जो सपना है, वो अपनी जगह राइट है, पर कहीं न कहीं हम बोल में, हम अपने बिहेवियर में, हम बहुत दुत्कार भी देते हैं अपने बच्चे को, हम बहुत कुछ सुना भी देते हैं और बहुत प्रेशर तले ना उसे दबा देते हैं। तो शायद उसका जो वो शाइन है ना, जिस तरह से वो निकल के आना चाहिए, वो नहीं निकल पाता है। मैम एक बात आती है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई वाज़ अ बैक बेंचर। अगर बात करें तो हमारे गार्जियन की भी बात होती है। पहले के गार्जियन के समय बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सुबह स्कूल से जाएगा, उनका शौक है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े। कॉन्वेंट में हमने भी पढ़ा, फिर उसके बाद हम निकले, तो हमें खुद नहीं मालूम था। लेकिन आज जब मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वहाँ तो कहीं न कहीं उस गार्जियन को भी हम तो धन्यवाद देंगे कि मम्मी-पापा छोड़ दिए, इसको जो करना है करो। लेकिन उस समय का माहौल अलग था। आजकल के गार्जियन का भी जिस तरह से अपना, तो उस जनरेशन और इस जनरेशन के बीच की आप उस माध्यम की बात है, तो इसके आज की जनरेशन की अगर बात कहें, उस जनरेशन को एक मैसेज अगर जाता है, 2-3 मैसेज आपको देना है, एक मैसेज जाता है, तो आप उन गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन गार्जियंस को यही बताना चाहती हूँ कि नेवर एवर प्रेशराइज़ योर चाइल्ड, बिकॉज़ मे बी आप उसके अंदर की छिपी हुई जो डिस्कवरी आपको करनी है अभी, यू वांट योर चाइल्ड टू बी व्हाट यू वांट टू बी, बट योर चाइल्ड वांट्स टू बी समथिंग एल्स। तो आप डीएमआईटी करवाइए और आप उस चीज़ को डिस्कवर कीजिए कि उस बच्चे के अंदर वो क्या चीज़ के लिए बना है, वो क्या कर सकता है। तब उसके टैलेंट और पोटेंशियल को, जो पैदाइशी उसके अंदर जो जन्मजात ताकत उसको मिली है, आप उसके साथ चीज़ों को अलाइन कीजिए और फिर उसे एक फ्री हैंड दे दीजिए और देखिए आपने जितना सोचा होगा ना, शायद उससे ज़्यादा ही वो बच्चा आउटशाइन करके दिखाएगा आपको। आमतौर पे अगर बात करें तो एक डीएमआईटी का रिपोर्ट कितने दिन में आता जैसे आज अगर आप मुझे अगर फिंगरप्रिंट स्कैन देते हो, तो मैक्सिमम 1 वीक से 10 डेज़ के अंदर-अंदर हमारा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, जिसकी हम बैठकर फिर काउंसलिंग करते है? एनी हैं। एज ग्रुप? एनी एज ग्रुप। उसके अनुसार आप सब के साथ अगर बैठती हैं, तो बैठ के उनसे डिस्कशन होता है, तो फिर अगर रिज़ल्ट की बात करें, तो एक काउंसलर एक सिटिंग में या पॉसिबल कि 2-3 सिटिंग? देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले वी गिव 1 सिटिंग जिसमें हम घड़ी देखकर आपको काउंसलिंग नहीं करते हैं कि ये 45 मिनट्स का काउंसलिंग होना है। हमारा 1.5 से 2 घंटे का काउंसलिंग सेशन जाता है, जिसमें पेरेंट हो, बच्चा हो, जो भी क्वेश्चन्स आपको हमें पूछना है, आप हमसे पूछते हो, हम आपको आंसर करते हैं बेस्ड ऑन योर साइंटिफिक डीएमआईटी रिपोर्ट जो निकल के आती है, व्हिच इज़ 33 पेजेज़ का रिपोर्ट। आप सोचिए एक इंसान के बारे में वो 33 पेजेस रिपोर्ट, जब आप खुद को अच्छे से जान लेते हो, आपको कितनी क्लैरिटी मिल जाती है लाइफ में कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप किस तरह से सोचते हो, आपकी ब्रेन किस तरह से काम करती है, कोई पैनिक सिचुएशन होता है, एडवर्स सिचुएशन, इंटेलिजेंस क्वोशंट कितना है, और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जब आपको पता चलता है ना, और आपको करियर ऑप्शंस दिया जाता है, रिजल्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिया जाता है। आप बास्केटबॉल कर लो, आप सिंगिंग कर लो इस फ्री टाइम में, लेजर टाइम में, क्योंकि इंसान को सिर्फ पढ़ाई किताबी कीड़ा नहीं होना है, हमें और भी जगह अपना फोकस लगाना होता है। आगे का जो वर्ल्ड आ रहा है, जॉब्स जो मिलेंगी, जो लोग काम करेंगे, दैट विल ऑल बी स्किल बेस्ड जॉब्स। हमें ये नहीं है कि डिग्री डिग्री आजकल कमाई भी जाती है, डिग्री पैसे दो और वैसे भी मिल जाती है, बट जो आपके अंदर की कला है ना, वो उभर के आना बहुत ज़रूरी है। जो इनबॉर्न टैलेंट और पोटेंशियल हम बोलते हैं, हम उसी को आपको शाइन करवाने में मदद और सब करते में हैं अपना यहाँ पे। कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा होता है। ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। एवरीवन इज़ बोर्न विद अ पर्पस। उस पर्पस को जानिए, आपके अंदर क्या है, क्या नहीं है। अगर कुछ भी कम होता है, हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, ओपन एरियाज़ भी होती है। मैं ये नहीं कहती कि आपके अंदर वीकनेस है। मैं हमेशा कहती हूँ आपके अंदर ओपन एरियाज़ हैं। मतलब आप अगर, मैं आपको डेली बेस्ड एक्टिविटीज़, रेमेडीज़ बताती हूँ, आप अगर उस चीज़ को करोगे ऑन अ डेली बेसिस, यू सी हाउ यू विल फ्लरिश। आप कैसे वो ओपन एरियाज़, दिमाग एकदम खुला रखना होता है, वो वीकनेसेस को भी आप स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए हम लोगों ने नाम दिया था पंखों का उड़ान, विंग्स ऑफ करेज। मैम चलते-चलते हम लोग आपके में, आमतौर पे सभी कहते हैं कि कोई महिलाओं को क्या मैसेज देता है, लेकिन नारी सशक्तिकरण का रूप है। हम लोग पुरुष और नारी एक दूसरे के हैं, और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और जहाँ न कहें अगर बात कहें तो हम लोग पहले महिला का नाम लेते हैं या देवी का नाम लेते हैं, भले वो सीताराम हो, राधे कृष्ण हो, या लक्ष्मी नारायण हो, या उमा शंकर की बात है। तो आप जितने भी हमारे पुरुष हैं, या जो एक
हमारा एक समाज को लोग लेके चल रहे हैं, तो उन पुरुषों के लिए इशिता अग्रवाल, विंग्स ऑफ करेज, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्या मैसेज दे रही? मैं उन वही मेन को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप आज भी एक मैन वर्ड जो है वो वुमेन के अंदर ही समाया हुआ है। आपका जन्म भी हुआ है एक वुमेन से ही, और शी विल कंप्लीट यू, शी इज कंप्लीटिंग यू, शी डिजर्व्स यू, यू डिजर्व हर। इट्स जस्ट दैट एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत और एक फ्री हैंड दे दीजिए। यू ट्रस्ट योर पार्टनर, भले ही वो माँ हो, बीवी हो, बहन हो, कोई भी बेटी हो, कोई भी हो आपकी लाइफ में, यू आर सराउंडेड बाय अ फीमेल, राइट? तो आप उस शक्ति को पहचानिए। क्या है वो शक्ति जो हमेशा आपको किसी ना किसी तरह से आपका भला ही चाहती है, आपको गाइड करेगी हमेशा आगे की तरफ, आपको अग्रसर करती रहेगी लाइफ में। और इक्वालिटी की अगर बात करें तो ये सिर्फ बोलते हैं ना, विमेन को पहला राइट दिया जाता है, मेन को अभी भी रिजर्वेशन है। हम ये सब चीज़ें नहीं है, ये एक विमेन का माइंडसेट नहीं है बल्कि एक ह्यूमन का माइंडसेट है। और ये निकलता भी एक इंसान के ही मुंह से है कि इनइक्वालिटी हो रहा है, और आजकल नेताओं से ज्यादा निकल रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज आ रहा है। पार्शलिटी हो रही है। तो हमें ना वो पार्शलिटी, फेवरेटिज्म, ये सब चीजें भूलकर वी हैव टू मूव टुगेदर, नॉट आगे पीछे चलना है। हमें साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब हम चलते हैं तो देखिए कितना वंडरफुल हो जाता है लाइफ हम सबके लिए। जैसा कि मैंने कहा था, इन्होंने कहा कि वुमेन की बात कहें तो उसमें मेन छिपा हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, मर्द कल भी आभारी था, मर्द आज भी आभारी है। और एक पुरुष होने के नाते भी मैं उस नारी को, उन नारी सशक्तिकरण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अब आभारी वाकई में हम भी आभारी हैं, और सारे के सारे अगर समाज की बात करें, संसार भी आभारी है। मैं राजेश गुप्ता, हिंद मिरर के स्विंग्स ऑफ करेज, वाकई में हमें भी बहुत करेज मिलती है, वो आत्मविश्वास मिलता है अगर जैसे इन जैसे शख्स से हम लोग जब बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ रहा है। थैंक यू सो मच राजेश जी, हिंद मिरर को बहुत बहुत धन्यवाद।